हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग हर रोज़ बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और हर रोज़ कुछ नया सीख रहे हैं, साथ ही पुरानी चीज़ों का रिवीजन भी कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की क्लास को। और आज का आपका पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दसवंत बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबार में रहते थे, आपको ये बताना है। बताएंगे बच्चा लोग। पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा है जहांगीर, तीसरा है शाहजहां, चौथा है औरंगजेब। फटाफट कमेंट करेंगे। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार जो कि मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे। आपको बताना है कि किस मुगल सम्राट के दरबार के चित्रकार हैं। निश्चित तौर पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, अकबर के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था। कौन से शासक के दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुआ था, आपको ये बताना है। पहला है हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर और चौथा है शाहजहां। बताएंगे बच्चा लोग कौन से शासक के दरबार में यूरोपीय जो चित्रकला है उसका प्रवेश हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए बच्चा लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, अकबर के ही दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का भी प्रवेश देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे, यानी कि कौन से हैं जो जहांगीर के दरबार के चित्रकार हैं। और आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अबू समद, दूसरा है अबुल हसन, तीसरा है अक्का रजा और चौथा है पहला और दूसरा। बताएंगे बच्चा लोग। यहाँ पे ऑप्शन ले लीजिए, पहला दूसरा दिया ही है। एक और ऑप्शन ले लीजिए, पांचवा, दूसरा और तीसरा। अब बताएंगे कि कौन से हैं जो कि जहांगीर के दरबार के हैं। आपके सामने पांच ऑप्शन है। पहला है अबू समद, दूसरा है अबुल हसन, तीसरा है अक्का रजा, चौथा है पहला दूसरा और पांचवा है दूसरा तीसरा। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, याद रखेंगे आपका पांचवा ऑप्शन हो जाएगा अबुल हसन और अक्का रेजा। ये दोनों लोग जहांगीर के दरबार में हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की। किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला की उन्नति हुई थी, आपको ये बताना है। पहला है औरंगजेब, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर और चौथा है शाहजहां। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आसान आप सभी के लिए। आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है बिल्कुल सही है। जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला का सबसे ज़्यादा उन्नति हुआ था, क्योंकि इसी काल में मुगल चित्रकला पे सभी शैलियों की विशेषता या प्रभाव देखने को मिलता है और चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर भी पहुंची थी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग। जहांगीर ने मुख्यतया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था। वेरी वेरी इजी आप सभी के लिए। आप सभी को इसका उत्तर पता है कि कौन है जो चित्रकला को मुख्यतः संरक्षण देते हैं। पहला है जो है मैं क्वेश्चन ही आप लोगों को बता दी। मुख्यतः जहांगीर ने किसको संरक्षण दिया, निश्चित ही सभी को पता है कि चित्रकला को ही इन्होंने संरक्षण दिया है। सबसे ज़्यादा चित्रकला को संरक्षण देने वाले या जिसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा चित्रकला जो है अपने स्वर्ण काल को प्राप्त की, वो हैं जहांगीर। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से किस मुगल सचित्र ने पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधार और व्यक्तिगत रूप चित्र पर अधिक जोर दिया। यानी कि कौन से मुगल शासक हैं जिन्होंने पांडुलिपियों यानी कि हाथ से लिखी जाने वाली चीज़ों पर चित्रकारी करने के बजाय वहाँ से ध्यान हटा करके व्यक्तियों का और अन्य चीज़ों की चित्रकारी पर ध्यान दिया। वो शासक कौन है। हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। बताएंगे बच्चा लोग कौन से शासक के टाइम पीरियड में व्यक्तियों के चित्र और अन्य चीज़ों के चित्र बनने लगे थे। अब किताबों पर ही नहीं बल्कि अलग से चित्र बनाए जाते थे। निश्चित तौर पे आप सभी को पता है ये टाइम पीरियड किसका है, जहांगीर का टाइम पीरियड है। जहांगीर के टाइम में ऐसे छोटे छोटे चित्र भी बनाए जाने लगे थे कि लोग उसको पगड़ी में भी लगा सकते थे और लॉकेट के रूप में पहनने भी लगे थे। इतना ज़्यादा चित्रकला का प्रचार प्रसार हो गया था इनके टाइम पीरियड में। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, बहुत ही शानदार है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला के विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं। आर्ट एंड कल्चर में मैं ये कराई हूँ।
और आज फिर से रिवीजन हो रहा है आपका। शिल्पकला, चित्रकला, नृत्य या संगीत, बताएंगे कौन सी कला की विशेषता की बातें की जा रही हैं। ये सारे स्कूल कौन से कला से जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सारे स्कूल आपकी चित्रकला से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं बहुत ही विस्तार पूर्वक आर्ट एंड कल्चर के प्रैक्टिस सेशन में। क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है मंदिर कला, दूसरा है चित्रकला, तीसरा है युद्ध शैली, चौथा है मूर्ति कला। बताएंगे बच्चा लोग किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है। निश्चित तौर पे आप सभी को उत्तर पता है कि किशनगढ़ जो है ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी को पता होगा किशनगढ़ शैली में ही बना है बड़ी ठड़ी पेंटिंग, जो कि भारत का मोनालिसा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब दक्ष थे। कौन सा एक वाद्य यंत्र औरंगजेब बजाते थे। और आप सभी को इसका उत्तर पता है। निश्चित तौर पे हमारा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जिसका नाम है वीणा। वीणा होगा बच्चा लोग, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र को वीणा कहा जाता है। इसी को बजाने में जो औरंगजेब हैं ये क्या है, सिद्धस्त हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग, ये सारा भी मैं आर्ट एंड कल्चर में कराई हूँ, तो निश्चित तौर पे आप लोगों को याद होना चाहिए कि प्रातः काल में कौन सा राग गाया जाता था। तोड़ी, दरबारी, भोपाली या भीम पलासी। बताएंगे बच्चा लोग। आर्ट एंड कल्चर में हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, तो निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। प्रातः काल में तोड़ी राग गाया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञ ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत रचना केंद्र स्थापित किए थे। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 3, चौथा है 2। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा ऑप्शन है जो कि सही हो जाएगा। ये फैक्ट जैसा है, तो निश्चित तौर पे अगर आपने पढ़ा होगा कहीं तो याद होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। 5 ऐसे यानी कि 5 ऐसे संगीत रचना केंद्र की स्थापना इन लोगों ने किया है। याद रखिएगा 5 हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। ध्रुपद गायकों में कौन शामिल है अकबर के टाइम पीरियड में। पहला है तानसेन, दूसरा है हरिदास, तीसरा है सूरदास, चौथा है पहला और दूसरा दोनों। बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट उत्तर देंगे कि अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में कौन से हैं जो कि सम्मिलित हैं। और ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ये सब हम लोग आर्ट एंड कल्चर में पढ़ चुके हैं। आपका पहला दूसरा दोनों सही है, तानसेन भी हैं और हरिदास भी हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चा लोग और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। कहाँ पर स्थित है तानसेन का मकबरा। पहला है आगरा, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है झांसी, चौथा है जयपुर। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग कहाँ पे है तानसेन का मकबरा। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, निश्चित तौर पे आप सभी को पता होना चाहिए ग्वालियर। ग्वालियर में ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि झांसी की जो रानी है लक्ष्मीबाई, इनका भी क्या है यहाँ पे मकबरा या समाधि स्थल है। झांसी की रानी का और तानसेन दोनों लोगों का जो समाधि स्थल है वो कहाँ है, ग्वालियर में है। तानसेन का मूल नाम क्या था, आपको बताना है। तानसेन का मूल नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था। पहला ऑप्शन है मगर चंद्र पांडे, दूसरा है रामूतन पांडे, तीसरा है लाल कलावंत और आपका चौथा है बाज बहादुर। बताएंगे बच्चा लोग, इम्पॉर्टेंट है, कई बार आयोग के द्वारा ये पूछा गया है। निश्चित तौर पे आप सभी को ये पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, राम तनु पांडे इनका वास्तविक नाम है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से किसने अकबर की पूर्व तानसेन से को संरक्षण दिया था। यानी कि कौन सा राज्य है जिसने अकबर से पहले ही तानसेन को अपने यहाँ संरक्षण प्रदान किया था, आपको उसका नाम बताना है। पहला है भाटा के राजा रामचंद्र सिंह, दूसरे हैं मालवा के बाज बहादुर, तीसरा है मेवाड़ के उदय सिंह, चौथा है गुजरात के मुजफ्फर शाह। बताएंगे बच्चा लोग, अकबर के दरबार से पहले तानसेन को कौन से दरबार में संरक्षण प्राप्त था। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? इनमें से कौन से वो मुस्लिम बादशाह हैं जिन्होंने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? आपको बताना है। पहला है हुमायूं, दूसरा है जहांगीर, तीसरे हैं अकबर और चौथा है शाहजहां। फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, कौन से शासक हैं जो इतने उदार और महान सोच रखते थे कि उन्होंने हिंदू संगीत को भी सीखा है? निश्चित तौर पे आप सभी को पता है, ऐसा काम मोस्टली कौन कर सकते हैं? अकबर। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ये करवा चुकी हूँ। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? पहला ऑप्शन है लैडल और रस्किन, दूसरा है विलियम हॉकिंस, तीसरा है फिच और चौथा है विलियम जोन्स। आप लोगों को याद होना चाहिए बच्चा लोग, हम लोग पिछले के क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। वहाँ पर मैंने आप लोगों को तीन लोगों का नाम बताया था, मैडम बेब्रिज और साथ ही ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, लैंडन और रस्किन। इन तीनों लोगों ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अगला क्वेश्चन आज का सबसे आसान प्रश्न, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? आपको ये बताना है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? निश्चित तौर पे विदाउट ऑप्शन आप लोग बता सकते हैं कि बाबर की पुत्री हैं। बाबर के 4 पुत्र और एक पुत्री थी जिनका नाम था गुलबदन बेगम। काफ़ी फेमस महिला हैं ये, इतिहास प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखा है? कौन सी महिला है जिन्होंने ऐतिहासिक विवरण लिखा है मुगल काल में? पहला है गुलबदन बेगम, दूसरा है नूरजहां बेगम, तीसरा है जहांआरा बेगम और चौथा है जेबुन्निसा बेगम। बताएंगे बच्चा लोग, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? फटाफट कमेंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निश्चित तौर पे आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है, गुलबदन बेगम। चलिए बच्चा लोग, हम लोग आगे बढ़ेंगे और फास्ट मोड में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हुमायूं नामा की रचना किसने किया है? हुमायूं नामा की रचना किसने किया है? मेरे बच्चों को तो ये बिल्कुल रटा होगा, बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम या जहांगीर, क्योंकि कोई दम नहीं है, बार बार निगाहों के सामने से गुजरने वाला प्रश्न है। गुलबदन बेगम ने लिखा है हुमायूं नामा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। मैं हालांकि पहले करवा चुकी हूँ, फिर भी आप लोगों को इसको रिवीजन भी कर लेना है। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ये बेगम के नाम से जाना जाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मदरसा ए बेगम। पहला ऑप्शन है गुलबदन बेगम, दूसरा है महामांगा, तीसरा है जिया 19 और चौथा है जीनत 19। बताएंगे बच्चा लोग, किसने बनवाया था मदरसा ए बेगम, जो कि दिल्ली में शिक्षा का केंद्र है? और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, माहम आनगा। याद रखेंगे, मदरसा ए बेगम का ही नाम है खैरुल मंजिल। क्या नाम है बच्चा लोग? खैरुल मंजिल, खैरुल मंजिल, या इसी को कहते हैं खैरुल मजलिस। ये इसी का नाम है, याद रखिएगा, मजलिस, मजलिस, खैरुल मजलिस या खैरुल मंजिल, या इसी को कहा जाता है मदरसा ये बेगम। तीनों नाम इसी का है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसने बनवाया है? माहम आनगा ने। देखिए आ गया आपके सामने फिर से वही प्रश्न, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने किया था? इसी को मस्जिद भी कहा जाता है, इसी को खैरुल मंजिल, इसी को खैरुल मजलिस, इसी को आपने देखा है एक और नाम जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, मदरसा ए बेगम। देख रहे हैं यहाँ पे पढ़ाई भी होता है और ये मस्जिद भी है, जो कि आप सभी को पता है कि इस्लाम धर्म में जो शिक्षा की शुरुआत होती है वो मदरसे और मस्जिद से ही होता है। मस्जिद के आसपास भी छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसके बाद वो मदरसे में जाया करते हैं। तो ये देखिए, ये शिक्षा का केंद्र भी है और आप सभी को पता है ये महामानगा ने बनवाया है। कहाँ बनवाया है? पुराना किला के सामने, दिल्ली में। नाम 3 है इसके, तीनों याद रखिएगा बच्चा लोग, और किसने बनवाया है, कहाँ बनवाया है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया है? आप सभी को पता है कि जब तक तुर्क और मुग़ल भारत में नहीं आए थे तो भारत में उसके पहले बहुत सारे
ग्रंथों की रचना हो चुकी थी और जब विदेशियों का आक्रमण हुआ तो उसका अनुवाद होना शुरू हो गया। सल्तनत काल में भी अनुवाद हुआ, मुगल काल में भी अनुवाद हुआ और अंग्रेज़ों ने भी ये अनुवाद करवाने का प्रयास किया, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और उसको समझने का प्रयास किया था। तो ये अनुवाद काम हमेशा चलता रहा, मध्यकाल में भी और आधुनिक काल में भी। तो आपको बताना है हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 सही है, ताजुल माली ने ये काम किया था, ताजुल माली ने। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे। अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे बच्चा लोग, आपको ये बताना है और ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहला है अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर थे। दूसरा है शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। तीसरा है औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत एवं विश्वास पात्र। चौथा है मोहम्मद शाह के शासन में एक इतिवृत्तकार और कवि। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है आपका अब्दुल हामिद लाहौरी के बारे में। निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, शाहजहां नामा के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहां नामक पुस्तक किसने लिखी है। पहला है गुलबदन बेगम, दूसरा है शाहजहां, तीसरा है अब्दुल हामिद लाहौरी और चौथा है इनायत खां। बताएंगे बच्चा लोग शाहजहां नामा किसने लिखा है, किसकी किताब है, किसकी कृति है ये। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, इनायत खां ने लिखा है शाहजहां नामा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है। आपके सामने 4 जो है कृतियां हैं और 4 उसके लिखने वाले हैं। इसमें से कौन सा सुमेलित है आपको ये बताना है। कोई एक सुमेलित है, बाकी 3 गलत हैं और कौन सा है ये आप सभी को पता होना चाहिए। कि बाबर ने लिखा है तुजु की बाबरी, ये बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं। हुमायूं ने हुमायूंनामा नहीं लिखा है, गुलबदन बेगम ने लिखा है। और आपका बाकी भी सही नहीं है, ना तो अकबर ने ये लिखा ना ही शेर शाह सूरी ने लिखा है, ये सब अलग अलग राइटर्स के द्वारा लिखे गए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। इसमें कोई एक गलत है और बाकी सही है। पहला ऑप्शन है तारीख नासरी, क्या ये मिनहाजुल सिराज का है। तीसरा है दूसरा है तारीख फिरोज शाही, क्या ये शमशेर सिराज रफ़ीक का है। तीसरा है तुगलक नामा, क्या इसको इब्न बतूता ने लिखा है। और चौथा है हुमायूं नामा, क्या ये गुलबदन बेगम का है। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। फटाफट कमेंट करेंगे, निश्चित तौर पे आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है, तुगलक नामा इब्न बतूता का नहीं है, इन्होंने तो रेहला लिखा है, रेहला लिखा है, इसलिए आपका तीसरा सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अनवर ये सुहली या कहीं कहीं दिया रहता है अनवर ये सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, इसका उत्तर आप लोग को याद होना चाहिए। पहला ऑप्शन है पंचतंत्र, दूसरा है महाभारत, तीसरा है रामायण और चौथा है सूरसागर। आपके सामने हैं 4 ऑप्शन और आपको बताना है कि अनवर ये सुहेली नामक जो ग्रंथ है ये किसका अनुवाद है, किसका मतलब जो है ट्रांसलेट किया गया है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, पंचतंत्र का ही अनुवाद है अनवर ये सुहेली, जो कि अकबर के टाइम पीरियड में इसका अनुवाद किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। अबुल फजल ने अकबरनामा को कितने वर्ष में पूरा किया आपको ये बताना है। पहला है 7 वर्ष, दूसरा है 8 वर्ष, तीसरा है 9 वर्ष और चौथा है 10 वर्ष। इसका उत्तर देना है बच्चा लोग। हालांकि ये फैक्ट वाला है और दूसरी बात कि इसको यूपी जो उत्तर प्रदेश आयोग है उसने इसको हटा दिया था, क्योंकि उत्तर तो लोगों ने 7 मान लिया था, लेकिन कहीं कहीं इसका जो वर्ष है ये 9 भी मिलता है, कहीं कहीं 12 भी मिलता है, इसलिए कन्फ्यूज़न होने की वजह से आयोग ने इसको पेपर से हटा दिया था। तो याद रखेंगे, फिलहाल तो इसमें आपका 7 जो है ये ज़्यादा सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ज़्यादा सही माना जाएगा, लेकिन ये डिस्प्यूटेड प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा लोग। मुगल काल में दरबार की भाषा क्या थी। पहला है अरबी, दूसरा है तुर्की, तीसरा है फारसी और चौथा है उर्दू।
फटाफट बताएंगे बच्चा लोग, बिना देरी के उत्तर देंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और याद रखेंगे, चाहे वो सल्तनत काल हो या वो मुग़ल काल हो या वो तुर्की काल हो या अरबी काल हो, सभी के टाइम पीरियड में फ़ारसी जो है ये दरबारी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त थी इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, मुग़ल की अदालत में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता था? मुग़ल अदालत की भाषा क्या थी? पहला है तुर्की, दूसरा है फ़ारसी, तीसरा है उर्दू और चौथा है आपका अरबी। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। निश्चित तौर पे आप सभी को पता होना चाहिए कि फ़ारसी जब दरबारी है तो वही तो आपका अब क्या हो जाएगा, अदालत की भाषा भी हो जाएगी, क्योंकि आधिकारिक भाषा है फ़ारसी। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया है, आईएएस का प्रश्न है, नस्तलिक क्या है? नस्तलिक क्या है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। दूसरा है एक राग जिसकी रचना तानसेन ने की है। तीसरा है मुगल शासकों द्वारा अग्रहित एक उपकर और चौथा है उलेमाओं के लिए एक आचार संहिता। बताएंगे बच्चा लोग नस्तलिक क्या है? ये मैं करवा चुकी हूँ आर्ट एंड कल्चर में। बताएंगे, फटाफट कमेंट करेंगे कि नस्तलिक क्या है। निश्चित तौर पे आप सभी को पता होना चाहिए, एक प्रकार का फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, नस्तलिक। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है। कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे हैं, वो कौन से राजा हैं जिनका हृदय कवि जैसा है और उन्होंने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में कुछ छंद लिखे हैं? पहला ऑप्शन है राजा उमेद सिंह, दूसरा है राजा राम सिंह, तीसरा है राजा छत्रसाल सिंह और चौथा है राजा सनवर्थ सिंह। यहाँ पे होना चाहिए था सामंत सिंह, सामंत सिंह, सामंत सिंह। बताएंगे तो चलो आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। राजा सामंत सिंह ने ही जो है क्या किया है, नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे हैं। क्या नाम है? सामंत सिंह। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की है? रामचंद्रिका और रसिक प्रिया के लेखक कौन है आपको ये बताना है। पहला है केशव, दूसरा है मतीराम, तीसरा है रस खान और चौथा है सेनापति। बताएंगे बच्चा लोग, ये काफ़ी फेमस कृतियाँ हैं। निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, केशव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। आपके सामने है 4 ऑप्शन और अलग अलग शासक हैं, शासक के टाइम में आए हुए लोग हैं, और आपको ये पता होना चाहिए, हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से यात्री हैं, कब आए हैं, किसके शासनकाल में आए हैं। तो जहांगीर, विलियम हॉकिंस, ये तो सही है। क्या अकबर थॉमस रो सही है? क्या शाहजहां ट्रेवेलियर सही है? क्या औरंगजेब मनोची सही है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चा लोग, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। हॉकिंस और रो में तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी किसके समय में आए हैं, जहांगीर के टाइम में आए हैं, इसलिए ये सही नहीं है। शाहजहां के समय में ट्रेवेलियर आए हैं, पहले ही बताई हूँ, और आपके औरंगजेब के समय में मनूची आए हैं। मनूची क्या है? चिकित्सक हैं। ट्रेवेलियर क्या है? जौहरी हैं। ये सब हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आगे देखिए, कथन है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया है? आपको बताना है कि ये कथन किसका है, जिसने लिखा है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त यानी कि भवन बनाया गया है और उसको बनाने में 40 साल लगा है। मनूची, ट्रेवेलियर, विलियम फिच या अब्दुल हामिद लाहौरी? बताएंगे बच्चा लोग, ये कौन से विदेशी की विवरण से ये चीज़ें आपको मिल रही हैं देखने को? तो याद रखेंगे, वो विदेशी कौन है? विलियम फिच हैं, जिन्होंने ये बातें लिखी हैं। चलिए बच्चा लोग आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम बताना है आपको। अब ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, निश्चित तौर पे यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, हालांकि बहुत आसान है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इजी है। अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर और बहादुर शाह द्वितीय, इनमें सबसे पहले जो आएंगे वो आ जाएंगे जहांगीर।
अब देखिए एक ही ऑप्शन में 3 है। जहांगीर सबसे पहले, दूसरे नंबर पे मोहम्मद शाह, तीसरे नंबर पे अहमद शाह अब्दाली और चौथे नंबर पर बहादुर शाह द्वितीय। इसमें कोई डाउट आप लोगों को होना ही नहीं चाहिए। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। जहांगीर का टाइम पीरियड आप सभी को पता है 1606 में ये शासक बने हैं और 1627 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये टाइम पीरियड जो है ये जहांगीर का है। मोहम्मद शाह आप सभी को पता है कि ये जो है फर्रुख शेर की मृत्यु के बाद शासक बने हैं। 1719 से इनका शासन चलता है और ये 39-40 तक इनका शासन रहता है। तो और अहमद शाह अब्दाली आप सभी को पता है 39 में इन्होंने आक्रमण किया और उसके बाद भी रहे। और बहादुर शाह द्वितीय तो सबसे लास्ट के शासक हैं। तो निश्चित तौर पे क्या हो गया, तीसरा आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालाक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। आक्रमणों को कालानुक्रम में लगाना है। ध्यान से देख लीजिए बच्चा लोग ऑप्शन, फिर हम आपको दिखाते हैं कि उत्तर कैसे ढूंढना है। पहला अहमद शाह अब्दाली, दूसरा है चंगेज खां, तीसरा है नादिर शाह और चौथा है तैमूर। अब आपके सामने देखिए कूट भी दिया हुआ है और कूट की सहायता से आपको बताना है कि कौन सा है जो सही हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खां, नादिर शाह और तैमूर। तो अगर याद है तो आप सभी को उत्तर याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि चंगेज़ खां का जो आक्रमण है वो हुआ है इल्तुतमिश के समय में। इल्तुतमिश के समय में आए हैं, यानी कि बहुत पहले आए हैं। तैमूर लंग का आक्रमण आपने देखा था तुगलक वंश के लास्ट शासक के समय में हुआ था, तुगलक। ये मैं भी आपको करवा चुकी हूँ पहले ही। नादिर शाह का आक्रमण आप सभी को पता ही है कि ये मोहम्मद शाह के समय में हुआ है और कब हुआ है, 1739 में हुआ है। तो निश्चित तौर पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, दूसरा, फिर हो जाएगा आपका चौथा, उसके बाद आपका हो जाएगा तीसरा। यानी कि ऑप्शन पहले देख लेते हैं, दो इसमें है, इसमें दो नहीं है, इसमें दो नहीं है पहले नंबर पे। उसके बाद हमने कहा कि तैमूर लंग, यानी कि 4 दोनों में है। उसके बाद आपका क्या हो गया है, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, यानी कि लास्ट में सबसे कौन हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चा लोग, ये आपका क्रम बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। सारे शानदार प्रश्न आपके लास्ट में आ गए हैं। पहला ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। कूट की सहायता से बताना है इसमें से कौन सी बातें हैं जो सही हैं। पहला है अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। दूसरा है बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तीसरा है शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा और चौथा है जहांगीर संयंत्र और प्रकृति का प्रेमी था। आपको बताना है बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। निश्चित तौर पे पहला तो बिल्कुल ही सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने लड़ा था। तो पहला तो बिल्कुल सही है। जहांगीर प्रकृति प्रेमी थी, ये भी सही है, यानी कि 4 इसमें नहीं, 4 इसमें नहीं है। अब बचा या तो सभी हो जाएंगे या तो पहला चौथा। क्या बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। आप सभी को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। और वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो इल्तुतमिश हो जाएगा। तो अगर दूसरा नहीं है तो ये भी हट गया, यानी कि आपका केवल और केवल पहला और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये चीज़ याद रखेंगे। और शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध कहाँ लड़ा था, क्योंकि खुसरो को तो इन्होंने पहले ही मरवा दिया था। शहरयार एक कमज़ोर थे, वो भी हट गए थे। नूरजहां को कैद कर लिया, बहुत आसानी से उन्होंने अपना जो है गद्दी प्राप्त कर लिया था। तो ये आपके लिए क्या है, काफ़ी आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, निम्नलिखित में से किससे हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। पूरणमल, मालदेव, राणा सांगा या हेमू। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। हेमू को ही हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। किसको कहा जाता है कि ये भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य था, यानी कि उसके बाद सूर्य जैसा कोई नहीं रहा। पहला ऑप्शन है शिवाजी, दूसरे है पृथ्वीराज, तीसरा है राणा प्रताप और चौथा है हेमू। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। निश्चित तौर पे ऑप्शन नंबर 2 सही है। पृथ्वीराज चौहान ही अंतिम गौरव माने जाते हैं, अंतिम सूर्य माने जाते हैं गौरव के। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। 3 सही है, इसमें से कोई एक गलत है और आपको वही बताना है। पहला है तराइन का दूसरा युद्ध 1192, दूसरा है अकबर की मृत्यु 1605, तीसरा है औरंगजेब की मृत्यु 1706 और आपका चौथा है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा जो सही नहीं है।
ये तो 100% सही है और ये तो 100% सही है। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि औरंगजेब की जो मृत्यु है वो 1707 ईस्वी में हुआ है, 6 नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। बाकी बातें आपकी बिल्कुल सही हैं। चलिए चलो अगला ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है। कौन सा सुमेलित है आपको ये बताना है। पहला है हल्दी घाटी का युद्ध, क्या ये बाबर से लड़ा गया। दूसरा है बिलग्राम का युद्ध, क्या ये हुमायूं से लड़ा गया था। तीसरा है खुसरो का विद्रोह, क्या ये अकबर से जुड़ा है। और चौथा है खानवा का युद्ध, क्या ये जहांगीर से जुड़ा है। बताएंगे बच्चा लोग। कितना आसान है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग इतना पढ़ चुके हैं कि निश्चित तौर पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि जो आपका सुमेलित है वो है बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, इसलिए ये सही है, बाकी गलत है। हल्दी घाटी का युद्ध आप सभी को पता है अकबर और जो है शिवाजी के बीच हुआ था। अगला राणा प्रताप के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। और ये प्रश्न भी बहुत ही बढ़िया है। नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा 1739, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, शिवाजी का देहांत 1680, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया जाना 1606। कौन सा है जो सही नहीं है आपको ये बताना है। कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, नादिर ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 बिल्कुल सही है। अब आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो आप सभी को पता है ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया था 1600 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे 6 नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन और फटाफट क्लास को ओवर करते हैं। और ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही शानदार है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है। पहला है चौसा का युद्ध, क्या ये 1538 की घटना है। दूसरा है कन्नौज का युद्ध, क्या ये 39 की घटना है। तीसरा हल्दी घाटी का युद्ध, क्या 1576 की घटना है। चौथा है खानवा का युद्ध, क्या ये 1657 में हुआ। और पांचवा है खेड़ा का युद्ध, क्या ये 1699 में हुआ। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है आपको ये बताना है। निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता है कि ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है, बाकी बातें आपकी सही नहीं है। चौसा 1539 में हुआ था और कन्नौज 1540 में हुआ था, और आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अता अली खान किसका नाम था। किस व्यक्ति को अता अली खान के नाम से जाना जाता था। पहला अबुल फजल, दूसरा है फैजी, तीसरा तानसेन और चौथा है टोडरमल। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अता अली खान के नाम से कौन जाना जाता था, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है, तानसेन को ही अता अली खान के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। मुगल काल का कौन सा बंदरगाह है जो बाबुल मक्का कहलाता था। कालीकट, भरूच, कैम्बे और सूरत। निश्चित तौर पे आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, सूरत को ही बाबुल मक्का कहा जाता था। यहीं से मक्का के लिए लोग विदा होते थे या जाते थे। अगला क्वेश्चन, मुगलों ने नवरोज़ का त्यौहार कहाँ से लिया है। आप सभी लोग ये पढ़ चुके हैं नवरोज़ त्यौहार कहाँ का है। पहला है पारसी, दूसरा यहूदी, तीसरा है मंगोल, चौथा है तुर्की। तो बताएंगे बच्चा लोग, फटाफट कमेंट करेंगे। निश्चित तौर पे आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो आपका नवरोज़ है ये आपका किसका त्यौहार है, पारसियों का त्यौहार है। नए वर्ष के उपलक्ष्य में ये त्यौहार पारसियों के द्वारा मनाया जाता है, जो कि नवरोज़ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह कहाँ स्थित था। वह मुस्लिम मदरसा कहाँ स्थित था जो न्याय शास्त्र के बारे में विशिष्ट स्थान रखता है। लखनऊ, दिल्ली, सियालकोट या हैदराबाद। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, लखनऊ। आपके लिए नया भी हो सकता है, इसको याद कर लीजिएगा। और आज का हम लोग आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप सभी को इसका उत्तर देना है, गलती बिल्कुल नहीं करेंगे बच्चा लोग। बहुत ही फास्ट मोड में हमने बहुत कम समय में 50 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। बहुत ही बेहतरीन रहा आज का सेशन भी और आप लोगों का परफॉर्मेंस भी। बताएंगे बच्चा लोग, कौन सा सही सुमेलित है। खुलदाबाद से शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सीकरी एतमादुद्दौला का मकबरा, आगरा औरंगजेब का मकबरा, चौथा दिल्ली अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा।
निश्चित तौर पे बच्चा लोग आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, इतना अच्छे से सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ कि सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे है, तो सभी को पता है इनका मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। फतेहपुर सीकरी में एतमादुद्दौला का नहीं है बल्कि आगरा में है, आप सभी को पता है आगरा होगा। आगरा में औरंगजेब का नहीं है बल्कि दक्कन में है, दक्कन में कहाँ है, औरंगाबाद में है। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में है। उम्मीद करेंगे बच्चा लोग हमेशा की तरह, हर रोज़ की तरह आज भी आप लोगों का ये फास्ट मोड की क्लास समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा और बहुत कम समय में आपने 50 प्रश्न को सॉल्व किया और बहुत कुछ नया सीखा और पुराना रिवाइज़ किया। इसी तरह से हम लोग कोशिश करेंगे हमेशा पढ़ते रहें, नई नई चीज़ें सीखते रहें, पुराना रिवीजन करते रहें और ज्ञान को मजबूत करते रहें। हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा बच्चा लोग, और आप लोग के प्यार के लिए और आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए दिल से आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों का प्यार, आप लोग का साथ ऐसे ईश्वर बनाए रखे और सब कुछ ऐसे ही चलता रहे। हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे और धीरे धीरे करके बहुत अच्छा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चा लोग आज के लिए रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ और नया सीखेंगे, नया जानेंगे। धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू सो मच।